तो आज का हम लोग सीखने वाले हैं ये चार चीज़ें। एरे से शुरू करते हैं पहले, ठीक है। 1D और 2D देखेंगे, फिर देखेंगे हम एनहांस फॉर लूप जो कि जावा 1.5 में है, और फिर हम देखेंगे 1.8 में भी कुछ लूपिंग स्टाइल आया है, बट इट्स नॉट अ लूप, वो लूप नहीं है, बट इट इज़ एक्टिंग लाइक अ लूप फॉर यू। और फिर हम देखेंगे लेबल्ड लूप्स क्या है। सो आए थे यहाँ पर, यहाँ जाकर एक नया प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। यहाँ एक क्लास बिल्ड करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं हम एरेज। सो आई नेम्ड इट दिस एज एरेज। तो हमें पता है कि एरे हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इफ वी डिफाइन अ वन वेरिएबल विच इज टेकिंग ओनली वन वैल्यू, बट इफ यू वांट टू टेक मल्टीपल वैल्यूज सो विल डिफाइन एन एरे, सो इट विल टेक अ सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज। तो मैं यहाँ जाके एरे डिक्लेयर करता हूँ वाई, तो अगर हम x और y में डिफरेंशिएट देखें, सो दिस x होल्डिंग अ 1 वैल्यू दैट इज 10, बट दिस y होल्डिंग एक्चुअली अ 3 वैल्यूज। सो द फर्स्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन y0, नेक्स्ट इज y1, नेक्स्ट इज y2। सो इट्स अ 1D array, दिस इज कॉल्ड 1D array, वन डायमेंशनल array। सो दिस इज द वन वे टू डिक्लेयर एन array। दूसरा तरीका आपके पास ये है, आइदर आई यूज दिस वे। तो यहाँ पर आपके पास कितने का एरे बन गया? 5 का, और हर एक की वैल्यू इंटरनली क्या है? 0, ठीक है जी। इसका मतलब Z0 पे क्या पड़ा है? 0, Z1 पे भी 0, ठीक है। हाँ, फिर हम इसमें वैल्यूज भर सकते हैं। तो एक लूप चला के देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से 0 शुरू होता है इंडेक्स इसका, और जाता है z डॉट लेंथ तक। तो लेंथ इसकी प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है जो आपको एरे की लेंथ देती है। तो जावा में आपका बेस्ट अप्रोच है, अगर आप यहाँ लिखते हो <5 i++, राइट, और मैं यहाँ जाके इसे प्रिंट करता हूँ z ऑफ i, तो इससे क्या होगा? पहले z0 को प्रिंट करेगा, फिर z1 को, फिर z2 को, और कब तक प्रिंट करता रहेगा? z4 तक। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो आप सबकी वैल्यूज क्या आ रही हैं? 0। इससे हमें पता लग रहा है कि इनिशियली एरे की वैल्यूज क्या है? 0। बट द थिंग इज, अगर आप ऐसा 5 लिखते हो, द प्रॉब्लम इज अगर इस एरे को मैंने 10 कर दिया इन फ्यूचर, तो इससे क्या होगा? लूप कहाँ तक चलेगी? अभी 5 तक, फिर मेरे को यहाँ पर जाएगा क्या लिखना पड़ेगा? 10। दैट्स व्हाई द रिकमेंडेड अप्रोच इज यूज z डॉट लेंथ। हाँ, तो इन फ्यूचर अगर इसकी लेंथ 20 भी हो जाएगी तो तब भी कहाँ तक चलने वाला है? 0 to 90, ठीक है। क्लैरिटी है? तो ये लूप है हमारे पास जिससे हम लूपिंग चला सकते हैं। सो देयर आर अनदर वे टू डिक्लेयर एन एरे। आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ जाकर लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन वैल्यूज, राइट। सो आइदर यू यूज दिस वे, आइदर यू यूज दिस सेकेंड वे, और आइदर यू यूज द थर्ड वे, राइट। अब अगर आप सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास? यहाँ पर एरे 0 से इनिशियलाइज हो रहा था, यहाँ पर एरे वैल्यूज से इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा आप चेंज ये कर सकते हो, आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट को आगे पीछे कहीं पे ले सकते हो, राइट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है जावा के अंदर। तो दीज आर द वेज टू डिफाइन अ 1D एरे, ठीक है। और ये लूपिंग हम लोगों ने सीखी, बट दिस इज अ ओल्डर अप्रोच। तो मैं यहाँ कमेंट कर रहा हूँ, दिस इज द ओल्ड वे टू ट्रैवर्स द लूप, ठीक है जी। हाँ, तो ये जो एरे का आपके पास साइज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ लिख देते हो z डॉट लेंथ, और मैं यहाँ इसके कमेंट्स में लिख देता हूँ, यहाँ टेक्स्ट लिख देता हूँ एरे साइजेस, या करेक्ट वर्ड है एरे लेंथेस। और इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो समझ आया एरे लेंथेस 20, ठीक है।
अरे 0 0 जब 0 0 दे दिया। हाँ 0 0 इसलिए दे रहे बिकॉज एरे इनिशलाइज ही किससे हो गया 0 से। ठीक है आपने जब न्यू इंट लिखा 20 तो 20 एरे आपके पास इनिशलाइज हो गए 0 से। ठीक है so this is the one way to traverse an array but this is the older way। हम इसका न्यू अप्रोच सीख रहे हैं। so the newer approach is there is new way and this way is inspired from .NET में ऐसा होता था for each loop होती थी। ठीक है तो जावा के पास नहीं थी ऐसी for each loop to traverse an array। that's why this new approach is come in Java 5 version। ठीक है तो बहुत पहले आ चुकी है Java 5 वर्जन पे आई थी अप्रोच। तो अगर हम इसका Java 5 आपके पास अराउंड आया था 2007 के एंड में राइट। तो हम लोग यहाँ जाके लिखते हैं फॉर इंटीजर और मैंने यहाँ जाके स्पेसिफाई किया इंटीजर आई कॉलन और लेट्स से ए। तो इससे क्या समझ आ रहा है हमारे पास कि मैं ए में से वैल्यूज निकाल रहा हूँ और ये अपने आप ए में से 0th इंडेक्स पे से निकालेगा और किस में डाल देगा आई में डाल देगा। तो 0th इंडेक्स पे वैल्यू क्या हमारे पास 90। ठीक है तो इसको अगर आप ऐसे थॉट लेकर आओ इसका तो कुछ ऐसा है कि जब आपने एरे डिक्लेयर किया कौन से वाले एरे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ए वाले की। तो जब आपने डिक्लेयर किया तो 90 कहाँ पहुँच गया इसके 0th इंडेक्स पे और 34 कहाँ पहुँच गया आपके पास इसके फर्स्ट इंडेक्स पे और 55th पहुँच गया आपके पास इसके सेकेंड इंडेक्स पे और 22 है आपके पास इसके थर्ड इंडेक्स पे राइट। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा ए आई तो उसने क्या किया ए में से वैल्यू निकाली। ए में से कौन सी वैल्यू निकाली ए 0 पे तो ऑटोमेटिकली 0 से शुरू होता है और ऑटोमेटिकली लेंथ तक जाता है। इसका मतलब स्टार्ट बताने की जरूरत नहीं जबकि पिछले वाले लूप में आप स्टार्ट बता रहे थे दिस इज द स्टार्ट फिर आप इसका एंड भी बता रहे थे कि कहाँ तक जाएगा लेंथ तक जाएगा और इंक्रीमेंट भी बता रहे थे। ये तीनों चीज़ें हमें इसमें नहीं बतानी है। तो इट ऑलवेज स्टार्ट विद 0 और लूप कहाँ तक चलने वाली है एंड तक। 1 by 1 ये एलिमेंट हैंड ओवर किसे करेगा आई को और आप आई को प्रिंट करते जाओगे। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस लूप इज आप रिवर्स लूप नहीं चला सकते इसके अंदर क्योंकि चलेगा कहाँ से 0 से 3 तक। लेकिन जो ओल्डर वे का जो बेनिफिट था वो रिवर्स लूप भी चला सकते थे आप और जंप भी कर सकते दो एलिमेंट का अगर जंप करना हो मेरे को प्लस 2 तो यहाँ हमेशा 1 का ही जंप होगा राइट। बट दिस इज द ईजियर वे राइट। इंटरनली ये इसी की तरह काम कर रहा है ओल्डर वे की तरह। सो दिस इज द न्यूअर वे इट इज जस्ट फॉर मेक योर सिंटैक्स सिंपल इसलिए ये इंट्रोड्यूस हुई। इज क्लियर। दिस इज कॉल्ड एनहांस फॉर लूप तभी इसका नाम है एनहांस। कौन सा रिवर्स लगाने को अब इस आई को लिखते हैं मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है इस लाइन को भी कमेंट आउट कर रहा हूँ देन आई रन दिस थिंग। इसमें जाकर एक एक करके एलिमेंट्स प्रिंट करा दिए। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी आप इस एनहांस फॉर लूप को यूज करोगे जिस टाइप का ए होगा सो ए इज ऑफ इंटीजर टाइप तो आई भी उसी टाइप का होना चाहिए मस्ट है राइट। सो दिस इज एनहांस फॉर लूप। तो हमें पता चल गया यहाँ पर एरे हमें पता चल चुका है और क्या पता चल चुका है एनहांस फॉर लूप। बट अभी हम कौन सा एरे जानते हैं सिर्फ 1D। अभी हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे की 2D एरे। तो 2D एरे के लिए मैं नेक्स्ट सैंपल यहाँ प्रिंट करता हूँ। So I named it this thing as a 2D demo। अब 2D एरे का मतलब आपके पास ये है एरे ऑफ एरे यानी कि एरे की इनसाइड एक एरे। तो इसे ऐसे ऐसे लिखे जाते हैं। वो आप बताता है आपको कि यहाँ से आप कोड लिखना शुरू करो। सो आई विल मेक दिस थिंग और इसे थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ 3 4। So this is the way to declare a 2-dimensional array। This is the first way। और यहाँ हमने बताया 3 rows और 4 columns। तो इसे
ये आप सबने पढ़ा होगा कॉलेज में भी कि रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। इसको हम दूसरा थोड़ा एक नया स्टाइलिंग के तरीके से सोचते हैं। तो जब आप यहाँ लिख रहे हो ना न्यू इंटीजर 3, तो इसको थोड़ा सा सोचो जैसे कि हम अभी तक ऐसा लिख रहे थे e इक्वल टू न्यू इंट 3। सो व्हेन यू राइट दिस थिंग न्यू इंट 3, सो इट इज ऑफ 3 साइज 0 1 2। सो इसको सिर्फ इतना देखते हैं हम अभी, तो इट इज अगेन ऑफ 3 साइज यानी कि 0 1 2। तो कुछ ऐसा होगा, तो मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास एक 0th लोकेशन बनेगी और एक फर्स्ट। जैसे मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई ई, और इंस्टेड ऑफ दिस ई मैं यहाँ वर्ड यूज करता हूँ, जस्ट रिमूव दिस थिंग। तो मैं इसके लिए परफेक्ट वर्ड यूज करता हूँ, इट इज ऑफ x एंड दिस इज ऑफ x0। तो बोलो x0 and this is x1 and this is x2, राइट। तो आपके पास ये 3 का इसलिए बना बिकॉज आपने यहाँ 3 स्पेसिफाई किया था। देन 4 की बात करते हैं। तो 4 का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि 0th पोजीशन पे कितनी एक और एरे बन जाए, राइट। सो इट मीन्स दिस इज एरे ऑफ एरे। सो इट मीन्स एक एरे के इनसाइड एक और एरे है। तो 0 के इनसाइड मेरे पास 4 का एरे है। तो 0 के इनसाइड मेरे पास क्या है, 4 का एरे है। तो इसका मतलब कुछ अब ऐसा होगा, दिस इज अगेन 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। y0 y1 होगा, तो आप ऐसे सोचो x0 0 x0 है ना। तो इसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं कि दिस इज रो एंड कॉलम, है ना, टेबल बन जाती है। इवेंचुअली एक्चुअली सिर्फ 1D एरे, 1D के अंदर 1D है ना। तो इसका मतलब 0 के अंदर एक एरे है पूरा। तो अब मैं ऐसा बोलूँ कि दिस इज अगेन, तो इसका मतलब 1 पे भी क्या होगा, फिर एक एरे। x10। तो ये भी मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना 0 1 2 और 3। ये क्लैरिटी है। और सेम अब फिर से एक और बना मेरे पास, तो 0 1 2 और 3। तो अगर आप इसे देखो तो ये ऐसा हो गया ना, 3 rows एंड 4 columns, है ना। इसलिए हम इसे बोल देते हैं मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है, टेबल की तरह काम कर रहा है, 2D की तरह काम कर रहा है, 2 डायमेंशनल बन गया, है ना। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि दिस इज एरे ऑफ एरे, यानी कि एरे के इनसाइड मेरे पास क्या है, एक और एरे है। इज इट क्लियर। तो अब हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं कि जावा कितनी तरीके से 2D एरे डिफाइन करवा सकता है। सो दिस इज अनदर वे। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट 3 और 4, या आप ऐसा लिख सकते हो इंटीजर z स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू न्यू इंट 3 and 4, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो इंटीजर m इक्वल्स टू न्यू इंट 10, 20, 30, और इसको एक कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं, और 40 50 60। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ मैं ऐसा बता रहा हूँ कि 0 रो में कितने कॉलम्स हैं, 3, है ना। और फिर फर्स्ट रो में कितने कॉलम हैं, 3। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं बन गया 2/3 का मैट्रिक्स। तो अगर इसका हम पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ ऐसा होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर लिखा है करली ब्रैकेट 1 और यहाँ करली ब्रैकेट एक बंद हो रहा है। तो अगर आप इसे देखो, सो दिस इज द 1 रो एंड दिस इज अनदर रो। तो इसका मतलब कुछ ऐसा बनेगा, एक एरे बना और उस एरे के इन में 2 लोकेशन बनेंगे, एक 0 और एक 1, और इसके इनसाइड
मेरे पास 3 का बन गया, तो इसका मतलब यहाँ मेरे पास क्या क्या आ गया, तो मेरे पास है 0, 1 और 2, और 0 पे क्या पड़ा मेरे पास 10, 1 पे क्या पड़ा है 20 और फिर 30। तो इसका मतलब अगर मेरे को कोई बोलता है 20 उठाओ, तो मैं कैसे उठाऊंगा, मैं जाऊंगा 0 रो पे और कौन से कॉलम पे 1 है ना, तो इसका मतलब मैं 0 एरे के अंदर जाऊंगा, फिर उसके अंदर ट्रैवर्स करता हुआ उसके 1 वाले एरे में जाऊंगा। ये बात ले रहा है सबको, दिस इज 1। और सेम अब ऐसे होगा, मैं ऐसे चलाता हूँ और यहाँ जाकर दिस इज 40, दिस इज 50, दिस इज 60 एंड दिस वुड बी लाइक ये 0, ये 1 और ये सर इसमें क्या वैल्यू है, 0 1 में क्या वैल्यू 0 के पास एक्चुअली इस एरे का रेफरेंस है एक तरीके से। सर ये मेरे को ना मतलब जैसे दो कभी बेसिस में वैल्यू दी है, तो सर मैं एक जैसे मैं कैसे सोच रहा था जैसे एक कॉलम होगा और एक रो होगी, एक में मतलब इस साइड नहीं ये नहीं, ये पूरा हो गया आपके पास एक रो, हां उसमें मेरे पास हो गए 3 कॉलम्स, और ये मेरे पास, अगर आप ऐसे समझो इसे, अगर हम एक थॉट लेकर आए नए तरीके से, तो ऐसे लेकर आते हैं। देखो अगर मैं आपके सामने ये लाइन लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट 10, 20, 30, तो क्या पिक्चर बनती थी हमारे 10, 20, 30, क्योंकि हमने करली ब्रैकेट देखे तो हमें समझ आता है, बिकॉज करली ब्रैकेट अगर स्टार्ट हुआ है तो हमारे पास एक एरे बनेगा जिसमें 3 प्लेसेस होंगे, यानी कि उसके पास क्या क्या होगा, एक 0th प्लेस, दादा समझ गया, जैसे बंदी में एक होता है इसमें 2 है, देखो 0, 1, 2, तो इसका मतलब 10 इसमें गया, 20 इसमें गया और 30 इसमें गया, है ना। 3 क्यों गए, क्योंकि कॉमा कॉमा से सेपरेटेड थे करली ब्रैकेट के अंदर। अगर अब आप सिर्फ इस ब्रैकेट को देखना शुरू, मैं ये सारी चीज़ें लाइनें हटा देता हूँ आपके सामने से और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ इस ब्रैकेट को देखें, जो पहला ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट, इस लाइन को देखें, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दिस लाइन, और फिर हम इस लाइन को देखें जो दूसरा करली ब्रैकेट है। तो अगर इस करली ब्रैकेट और इस करली ब्रैकेट के बीच में एक कॉमा है, तो इसका मतलब एरे कितने का बना, 2 का। इसका मतलब ये पहला वाला एलिमेंट 0 हो गया और अगले वाला एलिमेंट क्या हो गया 1, तो इसका मतलब सेम हमारे पास हुआ, एक 0 बन गया और एक 1। हाँ, और फिर 0 के अंदर 3 और थे, तो अगर आप इसको, मैं इसे अगर हटाऊं इसके अंदर वाले को, तो अगर आप देखो तो इसके अंदर एक करली ब्रैकेट और था, बिकॉज इसके अंदर करली ब्रैकेट था तो इसका मतलब एरे था। सुनो, एरे के अंदर क्या था, एरे, समझ रही बात, क्लैरिटी है सर। इसमें मतलब कि M00 पे 10 है, M01 पे 20 है। हाँ बिल्कुल सही। तो वो तो ये एरे मेनली यहाँ शुरू हो रहा है, तो ये तो सिर्फ आप बता रहे हो रेफरेंस है। हाँ, तो मतलब इस एरे के अंदर दूसरा एरे है। अब ये समझो ना कि जब ये जो हमारे पास एलिमेंट था, अगर आप सिर्फ इस करली ब्रैकेट पे देखना शुरू करो ना, तो आपको बात क्लियर होगी। ये जो पहला करली ब्रैकेट है, इसके अंदर जो पहली चीज होती है वैल्यू होती है ना, जैसे कि इस करली ब्रैकेट में पहली चीज हमारे पास क्या है, वैल्यू, तो इसके पास भी अपनी वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू अपने आप में क्या है, एक एरे है। तो मतलब इस 0 पे क्या पड़ा है, पूरा एक एरे, एंड दिस एरे इज ये वाला पूरा 10, 20, 30 वाला, है ना। और इस 1 पे भी क्या पड़ा है, फिर अगला वाला एरे, ये वाला, है ना। तो इसका मतलब ये वाला एरे है, तो इसका मतलब इसके पास भी क्या पड़ा है, एक पूरा एक एरे, ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग। हमें एरे पता चल गया, 2D बनाना भी आ गया हमें, और हमें पता है कि इसको ट्राइवर्स करें अगर हम, तो ट्राइवर्स कैसे करेंगे, इंटीजर, बिल्कुल नेस्टेड लूप चलेगा। आई 0 से लेकर कहाँ तक लूप चलाए हम इसके हाँ रो तक। तो हमारे पास रो है 3 i++, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें लूप चलानी है इसकी, 0 से लूप चलाई 3 तक, है ना, रोज तक। फिर एक और लूप चलेगी, इंटीजर j = 0 से, और इसको हम चलाते हैं, तो इसमें हम ऐसा कर लेते हैं, इस वाले को ट्रैवर्स करते हैं। तो यहाँ 0 से लेकर कहाँ तक लूप चलानी चाहिए हमें, 2 तक, है ना। 2 रोज हैं हमारे पास, और कहाँ तक चलानी चाहिए, 3 कॉलम्स तक, ठीक है। नहीं 3 कॉलम है हमारे पास, ये 3 कॉलम।
सर, जीरो से लेस देन है ना इसलिए। और यहाँ लिखते हैं सिस आउट और यहाँ जाके स्पेसिफाई करते हैं एम ऑफ आई एम ऑफ जे। तो दिस इज अगेन एन ओल्डर अप्रोच है ना, इसका भी हमें न्यू ईयर अप्रोच बनाना है, पहले इसे ट्रैवर्स करके देखते हैं, राइट। सो द न्यू ईयर अप्रोच इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, ऐसे करता हूँ कमेंट और यहाँ जाके हम लोग लिखते हैं न्यू ईयर अप्रोच। न्यू वाली अप्रोच कौन सी हमारे पास। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, यहाँ बहुत क्लियरिटी मिलेगी इस बात से ना। जब हम लोगों ने ट्रैवर्स किया था सिंगल डायमेंशन एरे को, तो देखो मैं सिंगल डायमेंशन अगर ट्रैवर्स करके दिखाऊं तो ऐसे ट्रैवर्स किया था आई कॉलन पी है ना, एनहांस फॉर लूप से। तो इसने क्या किया था, पी में जो था जीरो पे क्या था 10 था, ध्यान देना भाई, जीरो पे क्या था 10 था, तो 10 छाप देगा, फिर 20, फिर 30। आई से लिखेंगे, आई से देखो क्या दिक्कत है, मतलब आई वेरिएबल है ना, पी में से निकालेगा आई बड़ा हो जाएगा। अब हमारे पास अगला केस किया, जब हम m को देखें यहाँ पर, तो अगर मैं i की जगह m मैं सॉरी p की जगह अगर मैं m लिख दूँ तो m के जीरो पे क्या पड़ा है, m के जीरो पे पड़ा है एक और एरे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो इसलिए वो एरर मार रहा है, अगर m में सिंगल वैल्यू नहीं है और आप यहाँ क्या मांग रहे हो उससे सिंगल वैल्यू, तो आप यहाँ बोलोगे ऐसा। इसे क्या समझ आया, m जीरो पे एक एरे निकला, और जो अभी हमने पढ़ा कि एरे के अंदर क्या होता है एरे, तो ये वही तो नजर आ रहा है कि m के अंदर क्या मिला, एक पूरा एरे 1D ही है ना, 1D के अंदर क्या पड़ा है एक और 1D। अब 1D आ गया मेरे पास i, तो अब मैं ऐसा लिख दूं फॉर इंटीजर j कॉलन i। अब तो वैल्यू निकालने लग गया है ना, इसका मतलब क्या हुआ m, हाँ पहले m i पे गया यानी कि m जीरो पे गया, यानी कि ये पूरा जीरो है, इस पे गया, और i के पास क्या आ गया पूरा एक एरे यानी कि 1D एरे। अब इसमें से आपने निकाला और j में डाल दिया, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है 10, फिर क्या निकल रहा है 20, फिर क्या निकल रहा है 30। और देखो बहुत आसान हो गया ना कंपैरेटिव टू द ओल्डर वे। और इसे अब जाकर हम ट्रैवर्स करते हैं, इट्स आउट और यहाँ क्या लिख देते हैं j, और प्रिंट करके देखते हैं। देखो तो आपके पास एलिमेंट्स प्रिंट हो, क्लैरिटी है। तो इसलिए आजकल डेवलपर जो यूज़ करते हैं डेट इज एनहांस फॉर लूप। तो हमें क्या समझ आ चुका अभी तक, अगर हम इसका देखें एजेंडा, तो 1D एरे 2D एरे पता चल गया हम लोगों को, और एनहांस फॉर लूप पता गया। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो एक और हेल्प मिलता है कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होती मैट्रिक्स फॉर्म में। हाँ बिल्कुल वही है, तो नहीं मतलब बहुत ईज समझाने के लिए, तो हाँ डिस्प्ले नहीं होती ऐसे। हाँ वो आप करवा सकते हो, अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में करवाना है ऐसे डिस्प्ले, तो आप इसे डिस्प्ले कराओ। देखो आप यहाँ जाके प्रिंट ln मत लिखो, अब लिखो प्रिंट और यहाँ डाल दो j +/t, जिससे क्या होगा /t टैब के लिए हमारे पास है ना, तो इसका मतलब प्रिंट कराएगा और क्या डाल देगा, एक स्पेस डाल देगा। और प्रिंट नहीं कर रहा, प्रिंट ln नहीं लिख रहा, प्रिंट और प्रिंट ln में फर्क क्या है, प्रिंट ln न्यू लाइन लिख रहा है और प्रिंट सेम लाइन लिख रहा है, उसका मतलब सेम पे प्रिंट हो गया ऐसे। और ये वाली लूप अगर आप देखो तो एक तरीके से कॉलम की लूप है ना, जब ये पूरे खत्म हो जाएंगे यानी कि ये 10, 20, 30 प्रिंट करा देगा, तो ये लूप खत्म हो गया। और ये लूप खत्म होने के बाद हम यहाँ जाके लिखेंगे system.out.println, तो println क्या करेगा, न्यू लाइन ऐड कर देगा, ठीक है। और अब आपके पास जो आउटपुट आएगा जैसा आप बोल रहे हो टेबुलर फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है सर। ये जो हमने यहाँ पे बाहर आउटपुट दिया, यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं इसमें इस वाले में, हाँ ये सिर्फ न्यू लाइन ऐड करने के लिए। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, अगर हम इसे हटा देंगे तो क्या होगा, सब कुछ एक लाइन में आना शुरू हो जाएगा। उसका मतलब क्या होगा, पहले कॉलम्स की लूप खत्म हुई यहाँ पर, जैसे कॉलम्स की लूप खत्म हुई तो उसने न्यू लाइन डाल दिया ताकि फिर नई रो पे जाए, फिर नए कॉलम्स पे जाना शुरू, राइट। ये क्लियर है। तो हमें एनहांस फॉर लूप का यूज समझ आ गया। अब इसमें एक और चीज़ है 2D एरे के अंदर, तो 2D को आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ लिखा स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ जाके देखो इस बार मैं क्या लिख रहा हूँ 3, और कॉलम्स नहीं दे रहा इस बार में। इस बार मैंने क्या किया 3 लिखा और कॉलम्स नहीं दिया। अब यहाँ जाके मैं लिखता हूँ k ऑफ 0, यानी कि k 0 पे न्यू इंट 3। इसका मतलब क्या हुआ, 0 पे
कितने का बन गया एरे? 3 का। फिर लिखते हैं हम K1 इक्वल टू न्यू इंट 5। इससे क्या समझ आया? अब नेक्स्ट रो पे कितने का बन गया? 5 का, है ना। और फिर जब मैं लिखा K और यहाँ जाके मैं लिखा बिल्कुल अलग अलग वनडे बन गया, इक्वल टू न्यू इंट 10। तो देख रहे हो कैसा एरे बना आपके पास। अगर हम इस थॉट को पिक्टोरिकल देखें तो इसका मतलब 3 रो थी आपके पास, तो इसका मतलब 3 रो बन गए होंगे ऐसे। इसी के अंदर लिखा आपने जो इंट के मतलब ये सब इसी के अंदर है सर। इंट के हैं तो 0 1 2, तो इसका मतलब 3 रो इसलिए बनी क्योंकि आपने 3 यहाँ स्पेसिफाई किया था, 3 रोज बन गए आपके पास, है ना। और उसके बाद आपने क्या लिखा? 0 पे कितना बड़ा एरे बना दो? 3 का। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर एक 3 का एरे बन जाएगा, है ना, और एक पे 5 का एरे बन जाएगा और एक 10 का बन जाएगा। इसे हमने वही थॉट रख रखे थे, वही तो कह रहा हूँ मैं, हम मैट्रिक्स सोचते थे ना हमेशा। अब देखो जो हमने वाली थॉट पढ़ी है कि हाँ जी एरे के अंदर क्या होता है? एरे होता है। तो ये और क्लियर कर रहा है ना बात को हमारे कि एरे के अंदर ही क्या है? एक एरे। और इस टाइप के एरे को आप जावा में बोलते हो जिगजैग एरे। दिस इज कॉल्ड जिगजैग एरे। इसका नाम आप नंबर ऑफ रोज कॉलम्स वेरी कर सकते हो। इसका जो सबसे मेन यूसेज है ना, आप ऐसे समझो जैसे भी टिकट बुकिंग सिस्टम्स होते हैं इतने भी। तो जैसे मैंने किसी ऑडिटोरियम की टिकट बुक कराई और ऑडिटोरियम में सीट्स का अरेंजमेंट ऐसा है कि सबसे आखिरी वाली रो पे 10 सीट्स हैं, उससे आगे वाली रो में 5 सीट्स हैं और उससे आगे वाली रो में 3 सीट्स हैं। जैसे आप प्लेन में देखते हो बिजनेस क्लास सीट्स होती हैं तो 2 सोफा लगा रखे होते हैं उन्होंने, और बाकी लोगों के लिए 3-3 सीट्स बना रखी होती हैं। तो जिगजैग एरे तो एक तरीके का, समझ रहे बात। आईपीएल के मैच देखते हो, आईपीएल के अंदर जो आप मैच देख रहे हो तो सबसे इनर सर्कल है, जो सबसे पास वाला सर्कल है, उसमें सीट्स कम होती हैं। उससे जो बाहर जाते हैं सर्कल्स उसमें सीट्स बढ़ती जाती हैं। अगर आप उसे समझो तो वो भी 2D एरे एक तरीके का कि 0 पे हमने बोला 700 सीट्स, 1 पे बाहर वाले सर्कल पे हमने बोला 1700 सीट्स और उससे बाहर वाले में हमने जाके बोला 2700 सीट्स। ठीक है जी, क्लियर है बात आप लोगों को। तो इसका मतलब आपके पास एरे कैसा बिल्ड हो गया? जैसे K0 पे न्यू 3 लिखा है, हाँ, 3 वैल्यू है, 3 कॉलम, 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा। देखो तो आप इसे कॉलम समझ लो, आप समझ लो कि एक एरे बन गया, 0 1 2। ठीक है जी। आज आपने कहा K1 इक्वल टू न्यू इंट 5, तो इस केस में क्या हुआ हमारे पास? तो यहाँ 5 रोज उसका अंदर एक 0 का बन गया, एक 1 का बन गया, एक 2 का बन गया, एक 3 का बन गया और एक 4 का बन गया। ठीक है जी। ऐसे ही जब आपने लिखा ये तो ये बन गया 0 से लेकर 9 तक का, दैट इज कॉल्ड जिगजैग। और अब अगर आप समझो जैसे मैंने जिगजैग को बनाया है इस वाले एरे को, तो मैं इसी से ट्राइवर्स भी कर लूंगा। इस वाले मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है ना, रो चेंज हो गई और कॉलम्स भी चेंज, अब तो पता ही नहीं चलेगा ये वाली कैसे 3 जगह बन डिस्टर्ब है ना। लेकिन ये वाला कोड तो चलेगा ना, हाँ, इसमें कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ जाके इसलिए प्रोवाइड नहीं करते वो लोग। हाँ जी, क्लैरिटी है, ये बेनिफिट है एनहांस वालों। ठीक है, तो आपको अभी ये ध्यान रखना है। तो हमें क्लियर हो चुका है 1D। आपने जो डिफाइन किया थी तो ज्यादा तो उतना डिफाइन करना होगा, क्या चीज डिक्लेयर करना होगा यार। तो हाँ, आपको डायनेमिक बनाना है क्योंकि फिक्स नहीं है। जब हम लिखते थे 3x3 तो फिक्स रहता कि 3 रो 3 कॉलम। अब आप कह रहे हो जिगजैग है, तभी मैंने एग्जांपल लिया। जितने भी टिकट बुकिंग सिस्टम्स बनते हैं उसमें ऐसी जिगजैग्स बनते हैं। तो जो लग्जरी सीट्स होती हैं वो हमेशा बड़ी होती है साइज में, है ना, और जो इकोनॉमी क्लास वाली सीट्स होती हैं वो हमेशा छोटी होती है। अब बजट अगर देखा जाए सीट्स का वो ऐसी होता है ना कि अगर मैंने एक सीट्स बनाई 1500 रुपये की एक सीट है तो एक सोफा बना दिया 1500 रुपये सीट का। अब मैं कहता हूँ नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरे को 500 वाली सीट चाहिए, तो क्या कहते हैं 3 में डिवाइड कर दिया ऐसे, तो इकोनॉमिक क्लास बन गई। तो इसका मतलब वो क्या बन रहा है एक तरीके का, ये यही है डॉट लेंथ से निकाल सकते हो। लेकिन जो आपको जिगजैग के केस में आएगा वो आपको लेंथ परफेक्ट नहीं देगा। तो इसे अगर हम टेस्ट करें तो मैं आता हूँ, देखो सिस आउट और मैं अब लिखता हूँ K डॉट लेंथ, तो आपको रो की लेंथ दिखा देगा।
तो देखो आपके पास क्या आ रही है, रो की लेंथ। ठीक है, तो आप ये वाला पोर्शन कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के हम इसे भी कर सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 2D से होगा, 2D से बस सिंटैक्स वाइज हेल्प मिल रही है हमें, ये हम 1D से भी कर सकते हैं, यही वाला तरीका। मतलब इसी को अगर आपको करना हो तो आप ऐसे ऐसे लिखो, इसका कोड देखो, इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इस पर सिर्फ चेंज क्या करते हैं, यहाँ 2 की जगह लिख देते हैं k.length। अब प्रॉब्लम है कि जे में क्या लिखूँ, तो रो की लेंथ आ गई, कॉलम की लेंथ चाहिए, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है k.i.length, है ना। यानी k0 पे क्या लेंथ है, k1 भी बिल्कुल वही विजुअलाइजेशन दे रहा है कि एरे के अंदर एरे है। समझ आ रही बात, k0 पे लेंथ क्या है, 3 की, k1 पे कितनी लेंथ है, 5 की, k2 पे क्या लेंथ है। तो सर वो आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो सर उसमें तो क्या चीज वाले फॉर की तरह काम कर रहा है ना। कौन सा, ऊपर वाला, हाँ मैं बोलता हूँ, लेकिन सिंटैक्स देखो ना, अगर हमने ये वाला जो काम किया है और ये जो हमने किया है उसमें नंबर ऑफ लाइन्स का कोड देखो, टास्क तो यही परफॉर्म कर रहे हैं ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनहांस, एनहांसमेंट है ना पुराने वाली चीज के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनहांस फॉर। क्लैरिटी है। सर अगर हम जैसे हाँ। k0 पे जो लिखा है आपने k0 k1 k2, अब हम हमें इनमें वैल्यू डालनी है, तो हम k0 टू ऐसे डालेंगे, अगर आपको डालनी है तो डालना चाहिए k0 0 इक्वल टू, ठीक है जी, तो 0 पे आएगी। 0 और अगर इसी के ऊपर जैसे आपने k0 टू न्यू 3 दे रखा है, हाँ, और इसमें वैल्यू डालनी तब डालनी, तो फिर तब कैसे लिखेंगे, तब तो हमने ये वाला तरीका लगाया था ना। k0 टू 1000 लिखेंगे। नहीं, तब तो अगर हमें 2D बना दिया, एक बार डिसाइड कर लेगी इतनी रो होंगी, इतनी कॉलम्स होंगे, तो हमें उसे फिल करना पड़ेगा। अभी तो हम हार्ड कोड फिल कर रहे हैं, आगे चल के किसी डेटाबेस से कनेक्ट कर देंगे, तो वैल्यू कहाँ पड़ेगी, डेटाबेस में ट्राइवर्स होंगे लूप चल के, और वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो दिस इज एरे, 2D एरे एंड एनहांस फॉर लूप। हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज जावा 8 लूपिंग लाइक स्टाइल। मतलब लूप्स इतनी होती है जितनी हमने पढ़ी है, मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं फॉर, वाइल, डू वाइल, और अभी एक पढ़ी हम लोगों ने एनहांस फॉर लूप। अब जावा 8 का जो है ना, तभी मैं बोल रहा हूँ लूपिंग लाइक स्टाइल, मतलब लूपिंग नहीं है वो, लूपिंग लाइक है। तो मैं लूपिंग लाइक समझाने के लिए देखो आपको ये समझाता हूँ। जैसे हम एक केस से शुरू करते हैं, तो आपसे कहता हूँ इवन ऑड नंबर्स हमें पता लगाने हैं बिटवीन 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक के बीच में मेरे को इवन ऑड नंबर्स पता करने हैं। तो मैं इसे ऐसे ले लेता हूँ, फिलहाल मैं इसे एक एरे ले लेता हूँ, और मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे को इसके अंदर पता लगाने हैं कि कौन कौन से इवन है और कौन कौन से ऑड है। या मैं आपसे बोलूँ कि इवन ऑड ये प्राइम नंबर पता लगाना है ना। तो इसका मतलब हमें पहला काम क्या करना है, चाहे इवन ऑड का लॉजिक लिखना हो, चाहे प्राइम नंबर का लॉजिक लिखना हो, पहले लूप चलानी है, ट्राइवर्स करना है एक एक को, और फिर एक एक वैल्यू निकाल कर उस पर चेकिंग करनी है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ऐसा करना है ना कुछ, फॉर इंटीजर आई हम एनहांस फॉर लूप के हिसाब से लिखते हैं। इससे क्या होगा, एक्स में से निकालेगा, आई में डालेगा। अब क्या करोगे, इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ डाल देंगे सिस्टम डॉट आउट इवन और प्लस आई, ऐसा एल्स सिस आउट ऑड प्लस आई, है ना। तो मतलब ये है कि चाहे मेरे को इवन ऑड निकालना हो, चाहे प्राइम नंबर निकालना हो, मेरे को लूप चलानी पड़ेगी, और फिर वो दिखा देगा इवन कौन कौन से और ऑड कौन कौन से। इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं एक अलग से फंक्शन बना दूँ, इसका नाम रख दो चेक इवन ऑड, है ना, और स्टैटिक बना देता हूँ ताकि हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही ना बनाना पड़े, हम डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं, इसलिए स्टैटिक बनाया सर। और यहाँ जाकर मैं इस बार ऐसा देता हूँ इंटीजर आई, और ये जो स्निपेट है ना कोड का, ये वाला, इसको कट करते हैं और कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और क्या मैं वैसा बोल सकता हूँ, मैं यहाँ देख लेता हूँ चेक इवन ऑड, ये थोड़ा स्मार्ट कोड लग रहा है ना देखने में, कॉल कर लेगा, थोड़ा नीट है कोड कि लूप चल गई, ट्राइवर्स का लॉजिक है, और उसके बाद ये कर रहा है। ठीक है, अब
मैं क्या बोल रहा हूँ कि जावा 8 ने एक ऐसा फीचर निकाला, उसने कहा मैं ट्राइवर्स अपने आप कर सकता हूँ, आप सिर्फ चेक इवन ऑड यहाँ लिख दो। तो उसके लिए उसने एक फीचर निकाला, उसने बोला आप जाके लिखो यहाँ पर x, और इसको भी ऐसा ऐसा ही लिखते हैं हम x। तो हमारे पास ये देखो एरे बना है ना, इस एरे को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो उसने बोला कि मेरे पास एक चीज़ है डेट इज कॉल्ड एरे लिस्ट, और मैंने यहाँ लिखा एरे लिस्ट ऑफ x इक्वल्स टू एरेज डॉट, और यहाँ लिख देते हैं एरेज डॉट ऐसा कर देते हैं इसे, एक मिनट। तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया ना, जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज, ठीक है, एरेज डॉट एज लिस्ट। और जो हम लोगों ने यहाँ वैल्यू डाली थी ना, ये वाली, ये सब मैंने यहाँ पर डाल दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है, देखो ये सारी वैल्यूज आ गए मेरे पास, और यहाँ जाकर मैंने बोला एरेज लिस्ट किस टाइप की हो, इंटीजर टाइप की। अब एरे लिस्ट एक प्री डिफाइंड क्लास है जो आपके पास कहाँ से आ रही है, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट में से। एरे सिंपल वाला एरे जो हम लोग यूज कर रहे थे, और इस एरे लिस्ट में फर्क ये है, यहाँ रेडीमेड मेथड्स है। जैसे अगर आपको ऐड करना है तो रेडीमेड मेथड है, रिमूव करना है तो रेडीमेड मेथड है, सर्च करना है रेडीमेड मेथड है, अपडेट करना है रेडीमेड। आपको कुछ लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं। प्लस ये डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब आप एरे को बढ़ा सकते हो रन टाइम पे, घटा सकते हो रन टाइम पे, ठीक है। जो हम पहले यूज कर रहे थे एरे वो फिक्स था, ठीक है। तो मेरे पास एरेज डॉट एरे लिस्ट आ गया, इसको यहाँ जाकर मैं एरेज लिस्ट की जगह लिस्ट कर देता हूँ। लिस्ट इसका सुपर टाइप है, यानी कि पेरेंट है, तो इसको जाकर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एरेज डॉट एज लिस्ट क्या रिटर्न कर रहा है आपको, लिस्ट, एंड लिस्ट इज अ पेरेंट ऑफ एरे लिस्ट। अब मेरे पास लिस्ट आ गई। अब मैं यहाँ जाकर लिखता हूँ x डॉट फॉर ईच। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि फॉर ईच की जो फंक्शनैलिटी है उसने किसको दी है, लिस्ट को, ना कि सिंपल एरे को। तो मैंने यहाँ जाकर लिखा x डॉट फॉर ईच। अगर आप इसे ध्यान से देखो, x डॉट फॉर ईच ये फंक्शन है ना, फंक्शन ऐसे तो कॉल होता है ब्रैकेट लगा के, जैसे कि हम लोगों ने किसे कॉल किया था, चेक इवन ऑड को, राइट। अब ये कहता है कि आप जाकर यहाँ लिखो x डॉट फॉर ईच, और यहाँ जाके लिख दो इवन ऑड नंबर कॉलन कॉलन चेक इवन ऑड। बिना लॉजिक के काम हुआ, देखो नहीं, बिना लॉजिक के काम नहीं हुआ। अगर आप इस बात को समझो तो ये इस लाइन के बराबर है जो हम लोगों ने लिखी थी अभी नीचे। तो x डॉट फॉर ईच क्या कर रहा है, अपने आप ट्राइवर्स करना शुरू करता है। जब ट्राइवर्स करेगा तो अपने आप चेक इवन ऑड को कॉल करेगा, ठीक है। और इसे कॉल लगाने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, इवन ऑड नंबर। इवन ऑड नंबर हमारी क्लास है, और कॉलन कॉलन इसे हम बोलते हैं मेथड रेफरेंस, जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसके थ्रू आप इस फॉर ईच को क्या पास कर रहे हो, पूरा पूरा मेथड पास कर रहे हो। और ये क्या कर रहा है, इसमें से x में से एक एक वैल्यू निकाल रहा है, और हैंडओवर किसे करता जा रहा है, चेक इवन ऑड को। इसका मतलब क्या हो रहा है, अंदर कुछ ऐसे चल रहा है, x में से वैल्यू निकालो, i में डालो, और किसे कॉल कर दो, चेक इवन ऑड को। तो ये एक एक वैल्यू निकाल कर किसको भेजता जा रहा है, चेक इवन ऑड। जो आपने फॉर ईच इवन ऑड नंबर लिखा है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है फॉर ईच। तो अगर मैं इसे खोल के देखें ना, देखो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर ईच को ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखो फॉर ईच एक प्रीडिफाइन है ना, और देख लो इसमें क्या हो रहा है, दिस फॉर लूप लगी हुई ना, जैसे हम लोगों ने लगाई थी, एक एक करके क्या करता जा रहा है, उसे लूप चलाता है, जो कि हमें लगाने नहीं पड़ी। तो ये जावा 8 ने इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत छोटा सिंटैक्स नहीं हो गया। अब देखो एक ही लाइन में मैंने इसे खत्म कर दिया। इवन ऑड नंबर x से इवन नंबर ले रहा है, चेक इवन ऑड को चेक को कॉल करता है, ठीक है जी, क्लैरिटी है। हाँ, वो फंक्शनैलिटी जो फॉर ईच की वो किसके अंदर लिस्ट करना है। इस वजह से हम लोगों ने सिंपल एरे नहीं यूज किया, सिंपल एरे के पास फंक्शनैलिटी नहीं है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ लूप, एक काइंड ऑफ लूप है ना, अंदर लूप भी चल रही है, और लिस्ट के अंदर ये सर उसके अंदर प्रॉपर्टी है सर, क्या लिस्ट के अंदर ही मेथड है। ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो क्योंकि हम लूपिंग पढ़ रहे थे इसलिए मैंने आपको एक इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या पढ़ने वाले थे, लूप पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ये भी हमें पता चला, ठीक है।
इसको सर जब मन तब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। क्या चीज? आपने नहीं, ये भी वन भी ट्राइवर्स है, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते अब इसमें। इसमें एनहांस फॉर लूप की तरह है, बट सिंटैक्स और आसान है। देखिए नंबर ऑफ लाइन रिड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन रिड्यूस होगी तो ऑब्वियस बात है ना, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग अपने आप रिड्यूस होगी, क्योंकि आप कम टाइम में जल्दी से प्रोड्यूस कर पाओगे। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ लूपिंग मैकेनिज्म इज इंट्रोड्यूस्ड। ऊपर लॉजिक सेम चलेगा, साथ यहाँ पे ये चाहिए। सर इवन और आपने क्या बोला वो है कि दिस इज कॉल्ड मेथड रेफरेंस। मेथड डिफरेंस। अब आप मेथड पास कर लो। इवन ऑड नंबर सर, अगर हमें प्राइम निकालना होता है, इवन ऑड नंबर के लिए प्राइम लिख देते हैं बस। अगर हमारे पास इस एक फंक्शन बना होता है चेक प्राइम नंबर, हम वहाँ बनाते हैं चेक प्राइम नंबर और यहाँ जाके कॉल करते हैं इवन ऑड नंबर कॉलन कॉलन चेक प्राइम नंबर। ये तो हम लोगों ने बिल्ड किया ना ये फंक्शन। दिस इज द फीचर ऑफ जावा 8, ठीक है जी। और ये लिस्ट और क्या बात करती थी, लिस्ट और लिस्ट? एरे और एरे लिस्ट में सिर्फ इतना सा फर्क है कि एरे लिस्ट इज डायनेमिक, वेयर एरे इज स्टैटिक। जो आपने फिक्स कर दिया उतना ही रहेगा। तो हम इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं, अलग से हम एक डिटेल पढ़ेंगे इसके अंदर। अभी तो हम लूप्स के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए हमें ये पता लगे कि जावा 8 में भी लूपिंग लाइक स्टाइल है। सो इट्स नॉट अ लूप, इट्स अ लूपिंग लाइक स्टाइल, ठीक ये है। सब चेंजिंग को लेके कौन आता है? हम मतलब सॉफ्टवेयर में से लेके आते हैं ये सब चेंजेस, जैसे जावा के लिए चेंज आए कौन लेके आया? जो चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जैसे कि अगर आप देखो नीड है ये सब चीज़ों की ना। जैसे अगर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि जब भी इवन ऑड चेक करने हैं एरे में से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं सोलू सम ऑफ डिजिट करना है, इवन ऑड चेक करना है, प्राइम नंबर चेक करना है, रिवर्स करना है, मतलब अगर आप जितने ऑपरेशंस देखोगे एरे में सब में क्या रिक्वायरमेंट है ट्रैवर्स की, तो इन लोगों ने एक रेडीमेड फंक्शन बना दिया इसके लिए सर वो लोग कौन है? फॉर ईच। कौन है वो लोग? वो तो देखो वो तो थॉट्स ऐसे हैं ना कि जो भी इस चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं है ना, उनका काम ही क्या है इन सब चीज़ों को आपके लिए लेकर आना। अगर जावा को पॉपुलैरिटी लेकर आनी है तो उसे ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या कंपटीशन लेवल चल रहा है और क्या प्रोग्रामर्स की कॉमन नीड्स हैं। अब उन्हें कैसे पता होता है कि क्या चीज़ लेकर आनी है? स्टैक ओवरफ्लो है, आप देखते हो ना, स्टैक ओवरफ्लो फॉरम है जिस पे जाकर लोग अपनी क्वेरीज डालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉरम्स हैं जावा के जहाँ से उन्हें क्वेरीज पता चलती है, जो कॉमन होती है उसका वो फंक्शनैलिटी बनाकर आपको रेडीमेड दे देते हैं। इस तरीके से नई नई एनहांसमेंट्स होती जा रही है मार्केट में। तो नीड है सबके पीछे ना, जब नीड आई है तब न्यू इन्वेंशंस हुई है, राइट। तो नीड के अकॉर्डिंग बिल्ड हो रही है सारी चीज़। चलो जी, अब हम बात कर रहे हैं एक और लूप की, डेट इज कॉल्ड लेबल लूप्स। तो यहां जाके हम एक और एग्जांपल बनाते हैं, लेबल लूप्स। तो लेबल लूप्स की नीड क्या है समझते हैं। तो मैं यहां पर जाकर एक सिंपल सा एक लॉजिक लिख रहा हूं। तो मैं लूप के इनसाइड एक लूप चला रहा हूं, नेस्टेड लूप, और यहां जाकर मैं कंडीशन लगा रहा हूं इफ i इक्वल्स टू j देन ब्रेक, एल्स प्रिंट। आपको समझ आया होगा कि जब i और j की वैल्यू बराबर होगी तो ब्रेक करेगा। और ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है एग्जिट फ्रॉम द करंट लूप, यानी कि जो लूप चल रही है उसमें से एग्जिट कर जाओ। तो अब इस केस में क्या होने वाला है, अगर i 1 है और j भी मेरा क्या है 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, तो वो क्या करेगा उस मोमेंट में जाके ब्रेक कर देगा। ब्रेक करते ही वो क्विट का कर जाएगा, इनर लूप से बाहर आ जाएगा और कौन से लूप पे आ जाएगा? आउटर लूप पे आ जाएगा, और i बढ़ जाएगा। i कितना हो जाएगा 2। तो फिर ये चेक करेगा क्या 2 1 के बराबर है, क्योंकि j दोबारा 1 हो जाएगा। नहीं है तो क्या प्रिंट होने वाला है 2 1, और फिर j++ हो जाएगा। j++ होते ही j की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जैसे ही j 2 हो जाएगा तो i2 j2 देन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करके फिर एग्जिट कर जाएगा करंट वाले लूप में से, ठीक है जी। तो ब्रेक का मतलब क्या हुआ? एग्जिट फ्रॉम द
करंट लूप। तो इस टाइम हमारी जो करंट लूप है वो कौन सी है, जे वाली। तो हर बार एग्जिट किस में से करेगा, वो करंट लूप में से एग्जिट करेगा। प्रोग्राम का आउटपुट ही देखें सिर्फ, तो आउटपुट देखो I2 J1। तो जब I11 था तो ब्रेक हो गया था, तो J I बढ़ गया दोबारा, I बढ़ गया कितना हो गया 2, J दोबारा 1 हो गया, तो क्या प्रिंट हुआ 2 1, और जैसे ही वो 2 2 हुआ तो फिर ब्रेक कर गया, ब्रेक करके फिर वापस I 3 हो गया, ये तो फिर 1 हो गया, तो 3 1 प्रिंट हुआ, 3 2 प्रिंट हुआ, और जैसे 3 3 हुआ फिर ब्रेक कर गया, ठीक है जी। और जब वो ब्रेक करा I पे वापस गया तो I बढ़ के 4 हुआ, और 4 की कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर आ गया। फिर Z2 कैसे हुआ लास्ट में बताने पर? ये देखो यार I3 था हमारे पास और J मेरे पास 1 था, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ कंडीशन देखें तो ये लूप कितनी बार चलने वाली है, ये लूप चलने वाली है जब तक कि J 3 ना हो, 2 बार है ना। तो J बढ़ेगा, J 2 हो जाएगा, I अभी भी 3 रहेगा, तो 3 और 2 बराबर नहीं है, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब J बढ़कर 3 हो जाएगा और I भी 3 रहेगा तो 3 इक्वल्स टू 3 तो ब्रेक कर जाएगा, इसलिए 3 2 प्रिंट हुआ, 3 3 नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ सब फॉल्ट। अभी हम एक और चीज पढ़ने वाले, डेट इज कॉल्ड कंटिन्यू। तो मैं यहाँ ब्रेक हटाकर क्या लगा रहा हूँ इस बार, कंटिन्यू। कंटिन्यू भी कीवर्ड है, लेकिन ये क्या करता है, ये एग्जिट नहीं करता लूप में से, ये कहता है स्किप दी करंट लूप, यानी कि जो लूप चल रही है उसे बाईपास कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ जाके देखें आई जब 1 1 होगा, काम नहीं करेगा। हाँ यहाँ स्किप का मतलब मैं समझाता हूँ, स्किप का मतलब ऐसा समझना, जैसे वो कंटिन्यू पड़ेगा वो जाकर J++ कराएगा सीधा, तो इसका मतलब I 1 होगा और J 1 होगा तो J की वैल्यू, I और J की वैल्यू दोनों बराबर हो गई, कंटिन्यू होती है J कितना हो गया 2, तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा 1 2 1 3, ठीक है। फिर लूप से बाहर हो जाएगा, 3 तक लूप चलनी है, तो फिर ऊपर वाली लूप बढ़ जाएगी, तो ऊपर वाली लूप का आउटपुट क्या आएगा 2 1 फिर 2 3, इन जो बराबर होंगे जब जब तब तब प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर जाएगा, स्किप कर जाएगा। तो अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो देखो I1 J1 नहीं आया क्योंकि स्किप कर गया, नेक्स्ट इंक्रीमेंट प्रिंट हो, फिर 1 3 2 1 2 2 नहीं आया, 2 3 3 1 3 2 3 3 नहीं आया। क्लियर हुआ, ब्रेक का कंटिन्यू डिफरेंस बदल गया। तो ब्रेक एग्जिट फ्रॉम द करंट लूप एंड कंटिन्यू स्किप द करंट लूप। अब जैसे क्वेश्चन आया था ड्यूरिंग द सेशन कि अगर मैं ब्रेक करना चाहता हूं बाहर वाली लूप से, क्योंकि ब्रेक का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, करंट लूप से बाहर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहां जाके एक लेबल डाल देते हैं। जैसे मैंने यहां डाल दिया अमित कॉलर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द लेबल और मार्क फॉर द आई लूप। तो क्या चीज है, ये एक लेबल है या मार्क है आई लूप के लिए। अब इससे अब लेबल से क्या होगा, देखो अब मैं यहां जाके लिख सकता हूं कंटिन्यू अमित, तो अब ये डेफिनेशन बदल गई आपके पास। ये पहले हम क्या बोल रहे थे, स्किप द करंट लूप, अभी क्या क्या बोलूं मैं यहां पर, स्किप द अमित लूप। और अमित लूप का मतलब क्या है, आई लूप। किस लूप को स्किप करेगा, वे सीधा आई लूप को स्किप करेगा। तो इसका मतलब अब क्या होगा, जब I 1 होगा और J 1 होगा तो ये J++ नहीं करने वाला सीधा, अब ये सीधा क्या करने वाला है, A++। ब्रेक की तरह काम नहीं करने लगे इनडायरेक्टली, क्योंकि इस लूप से बाहर आ गया और सीधा कहाँ चले गया, बाहर जंप मार गया, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू अमित की जगह यहां लिख दिया मैंने ब्रेक अमित, तो उसका मतलब क्या करेगा, ये क्या आएगा, हाँ ये सीधा ब्रेक फ्रॉम दी आई लूप, और इसका मतलब ब्रेक हो गया अगर किससे, तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ इस बात को चेक करने के लिए यहाँ लिख देते हैं एग्जिट फ्रॉम दी आई लूप, तो सीधा क्या प्रिंट होने वाला है, एग्जिट फ्रॉम द आई लूप। क्लैरिटी। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी लूप से जंप करवाना चाहते हो बाहर, तो आप क्या डाल दोगे वहां पर, लेबल, और सीधा ब्रेक के आगे क्या लिख दो, लेबल का नाम।
तो ये जावा का फीचर है। उसने कौन सी लूप्स बनाई, इसे कहते हैं हम लेबल्ड लूप्स, क्योंकि लूप के साथ क्या आने लग गया, लेबल आने लग गया। सर इसका यूज सर, इसका यूज ऐसा है जैसे कि आप लोगों को कभी बनाए होंगे, आप लोगों ने स्टार वाले प्रोग्राम्स कभी बनाए होंगे है ना, पैटर्न्स वाले, उसमें हमें इस लूप से उस लूप, कभी ये होता है कि इस लूप से बाहर जंप करके कंडीशनली मेरे को बाहर आना है किसी और लूप पे। जैसे अब मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम्स बहुत सारे बनाते हैं कि एंटर योर चॉइस 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर दिस, 4 फॉर दिस, और मैंने बोला कि जब ये कंडीशन मैच ना हो तो वो पहुंच जाए सीधा फर्स्ट लूप पे, बिगिनिंग से शुरू हो जाए सब कुछ। तो मैं वहाँ पर जाकर क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पर लेबल्ड, जिसका मतलब जब भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो इसमें लूप्स के अंदर लूप्स हैं और आपको ऐसा लगता है कि कंडीशनली मेरे को कभी सेकंड लूप पे जाना पड़ता है, कभी थर्ड लूप पे जाना पड़ता है, जिसका मतलब मैं ब्रेक हमेशा करंट लूप से नहीं चाहता, मैं ब्रेक चाहता हूँ फर्स्ट लूप से भी या सेकंड लूप से भी या थर्ड लूप से भी, तो मैं उन सब के आगे क्या लगा दूँ, लेबल्स लगा दूँ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने, ये जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ये क्या कंप्लीट किया हम लोगों ने, 4 टॉपिक्स, एरेज, 2D एरे, एनास फॉर लूप, जावा 8 लूपिंग स्टाइल और लेबल्ड लूप्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लूप्स ओवर कर लिया।